तो वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आपका साइंस डेली में फिर से एक बार। आज हम बात करने वाले हैं हार्ट फेलियर की कि हार्ट फेलियर क्या होता है, व्हाट इज़ हार्ट फेलियर, कितने टाइप्स का होता है, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं, क्या क्या कॉजेज़ होते हैं। इन सब की आज हम फुल डिटेल में बात करने वाले हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं। तो डेफिनेशन है हमारे सामने हार्ट फेलियर की। So, heart is unable to pump sufficient blood to meet body requirement। कि हार्ट उतना ब्लड पंप नहीं कर पाता है जितना हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है। तो इस प्रोसेस को हम या इस डिजीज़ को हम हार्ट फेलियर बोलेंगे। थोड़ी मैंने डिफ़िकल्ट डेफिनेशन भी बनाई है एक, वो आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं कि हार्ट फेलियर इज़ डिफाइंड एज अ कॉम्प्लेक्स clinical syndrome that result from any structural or functional impairment of ventricle filling or ejection of blood। दोनों डेफिनेशन ही अच्छी हैं, पर फर्स्ट वाली मुझे थोड़ी इजी लगती है, सो फर्स्ट वाली आप देखें। तो नेक्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन बाय डेफिनेशन। डेफिनेशन के आधार पर क्लासिफिकेशन। सो फर्स्ट वन इज सिस्टोलिक हार्ट फेलियर, सेकंड वन इज डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, तो हम सिस्टोलिक हार्ट फेलियर की बात करते हैं सबसे पहले कि हार्ट फेलियर विद रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन ऑल्सो कॉल सिस्टोलिक हार्ट फेलियर। एक्चुअली होगा क्या कि जब हार्ट फेलियर और इसके साथ रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन होगा तो इसे हम सिस्टोलिक फेलियर बोलते हैं। एक्चुअली सिस्टोलिक फेलियर में होता क्या है, द लेफ्ट वेंट्रिकल लॉस इट्स एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली, द हार्ट कांट पंप विद इनफ फोर्स टू पुश इनफ ब्लड इनटू सर्कुलेशन। कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होने की अपनी एबिलिटी खो देता है, जिससे अब देखिए ना कि अगर हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो सारा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से बाहर नहीं निकल पाएगा, और बाहर नहीं निकल पाएगा तो सर्कुलेटरी सिस्टम में नहीं जाएगा उतने फोर्स से। तो इस कंडीशन को हम सिस्टोलिक हार्ट फेलियर बोलते हैं। सेकेंड वन इज डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। तो डायस्टोलिक हार्ट फेलियर में इसका उल्टा होगा, यानी कि वो रिलैक्स नहीं हो पाएगा। तो देखते हैं, अकर व्हेन द लोअर लेफ्ट चैम्बर इज नॉट एबल टू फिल properly with blood during the diastolic phase, the amount of blood pump out to the body is less than normal, it is called diastolic heart failure। सो वही चीज़ बताई कि जो लेफ्ट लोअर चैम्बर है वो ब्लड से फिलअप नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि वो पूरी तरीके से रिलैक्स नहीं हो पाएगा। सो इट इज़ कॉल्ड डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। सो नेक्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन बेस के आधार पर इजेक्शन फ्रैक्शन देखते हैं। सो इजेक्शन फ्रैक्शन दो टाइप का होता है, रिजर्व और प्रिजर्व। सो फर्स्ट वन देखते हैं कि रिजर्व इजेक्शन फ्रैक्शन जब 40% से ज़्यादा हो तो दिस पेशेंट विल हैव सिस्टोलिक डायसफंक्शन एंड डायस्टोलिक डायसफंक्शन, कोरोनरी आर्टरी डिजीज इज़ द मेजर कॉजेस। तो एक्चुअली होगा क्या इसमें कि इन जो पेशेंट होते हैं उनके सिस्टोलिक डायसफंक्शन एंड डायस्टोलिक डायसफंक्शन के कारण इनमें ये होता है, या सिस्टोलिक डायसफंक्शन और डायस्टोलिक डायफंक्शन इन पेशेंट में होगा। और ये क्यों होगा? ये होगा कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की वजह से। सेकेंड वन की बात करते हैं हम, तो दिस पेशेंट कैन बी डायग्नोज बाय क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स। इन पेशेंट को हम डायग्नोज कर सकते हैं इनके साइन और सिम्टम्स के आधार पे। तो फर्स्ट वन इज रिजर्व एंड सेकेंड वन इज प्रिजर्व। सो इजेक्शन फ्रैक्शन हो गया। हाँ, एक्चुअली इजेक्शन फ्रैक्शन बोलते किसे हैं कि जब हमारा वेंट्रिकल में ब्लड होता है तो जब वो ब्लड बाहर सर्कुलेटरी सिस्टम में जाता है तो इस प्रोसेस को हम इजेक्शन फ्रैक्शन बोलते हैं। सो नेक्स्ट वन इज राइट एंड लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर की बात करते हैं। सो फर्स्ट वन इज राइट साइड हार्ट फेलियर। राइट साइड हार्ट फेलियर मीन दैट द right side of the heart is not pumping blood to the lung as well as normal।
राइट साइड हार्ट फेलियर में क्या होता है कि जब हमारा जो राइट साइड हार्ट जो फेलियर हो जाता है, तो जो राइट साइड ऑफ द हार्ट नॉट पंपिंग ब्लड टू द लंग, तो राइट साइड का जो पार्ट जो होता है वो लंग्स को ब्लड सप्लाई नहीं कर पाता है, तो इस कंडीशन को राइट साइड हार्ट फेलियर बोलेंगे। नॉर्मल सी बात है, मैं आपको 1 मिनट के लिए समझा देता हूँ कि ले लीजिए ये हार्ट है, इसके 4 पार्ट हैं, तो यहाँ से ब्लड आता है, सुपीरियर वेना कावा, ये इन्फीरियर वेना कावा से एट्रिया में आएगा और एट्रिया से वेंट्रिकल में आएगा, और वेंट्रिकल में आने के बाद ये जाएगा बाहर आर्टरी की वजह से कोरोनरी आर्टरी से, और ये जाएगा लंग्स में। तो जब ये लंग्स में नहीं जा पाएगा तो इट इज़ कॉल्ड राइट साइड हार्ट फेलियर। अब हम बात करते हैं लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर की। तो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज नॉट पंपिंग ब्लड टू द सर्कुलेटरी सिस्टम। अब बात करते हैं लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर की कि ये लेफ्ट साइड है। तो जब लेफ्ट साइड जो है हार्ट, वो जब आयोटा में, ये आयोटा मान लेते हैं, आयोटा में ब्लड पंप नहीं कर पाएगा तो ये बैक फ्लो होने लग जाएगा, और ब्लैक फ्लो होने लग जाएगा तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड नहीं पहुंचा पाएगा, तो इट इज़ कॉल्ड लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की बात करें तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर लेफ्ट एंड राइट साइड का कॉम्बिनेशन होता है, राइट साइड का कॉम्बिनेशन होता है। देख लीजिए मेरे पास स्पेस कम है तो मैं आपको इमेजिन करके बता सकता हूँ कि जो लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर जो होता है वो राइट साइड हार्ट फेलियर को प्रमोट करता है। लेफ्ट साइड की वजह से ही राइट साइड हार्ट फेलियर होता है। एक्चुअली होगा क्या कि जो लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर होता है उसमें जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उसमें ब्लड का कंजेशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि ब्लड किन भी फैक्टर की वजह से आयोटा में नहीं जा पाता है, और वो वहीं हो जाएगा और उसका बैक फ्लो होने लग जाएगा। बैक फ्लो होगा तो वो लेफ्ट एट्रिया में आएगा। सो लेफ्ट एट्रिया में आने के बाद वो वापस पल्मनरी वीन्स में जाना शुरू करेगा। सो पल्मनरी वीन्स में जाना शुरू करेगा तो वहाँ पे कंजेशन होगा, ब्लड का कंजेशन होगा। तो 2 चीज़ें राइज होंगी, पल्मनरी एडिमा और पल्मनरी कंजेशन, एंड जिससे और भी कंडीशनें होंगी कि फिर ये जो ब्लड है वो वापस सर्कुलेटरी सिस्टम में भी जाएगा। सर्कुलेटरी सिस्टम में कैसे? जहाँ से राइट वेंट्रिकल से जो राइट वेंट्रिकल से जो आर्टरीज आ रही थी, कोरोनरी आर्टरी, उनमें भी ये ब्लड जाएगा और राइट वेंट्रिकल को भी इफ़ेक्ट करेगा। सो राइट वेंट्रिकल को इफ़ेक्ट करेगा तो राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रिया में ये ब्लड जाएगा, और राइट एट्रिया में जाने के बाद सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा से ये बाहर निकलेगा और ये जाके पेरिफेरल एडिमा और लीवर में जाएगा। पेरिफेरल बॉडी पार्ट्स में जाएगा और लीवर में जाके इकट्ठा होगा, जिसे पेरिफेरल एडिमा और लीवर कंजेशन बोलेंगे। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। सो नेक्स्ट वन की बात करते हैं हम लोग, एलवी रिमॉडलिंग। तो एलवी रिमॉडलिंग की डेफिनेशन की बात करते हैं कि इट रेफर टू चेंज इन एलवी मास वॉल्यूम और शेप और द कंपोजिशन ऑफ द हार्ट आफ्टर कार्डिक इंजरी। कि जब भी बॉडी में कार्डिक इंजरी होती है तो हमारा एलवी मास, वॉल्यूम, शेप, हार्ट का फंक्शंस ये सब चेंज हो जाते हैं। सो इसमें 2 प्रोसेस होंगी, इंक्रीज इन एलवी एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। एलवी एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो है वो बढ़ेगी, एंड डिक्रीज इन स्ट्रोक वॉल्यूम, और स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो कम होगी। अब साइन एंड सिम्टम्स की बात करते हैं तो पुअर मेमोरी हो जाएगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाएगी, चेस्ट पेन हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा,
कोल्ड फीट हो जाएगा, इन सब चीज़ें हो जाएंगी। सो नेक्स्ट वन इज रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं तो स्मोकिंग करने वाले लोगों को, जिनका वेट ज़्यादा है उन लोगों को, एनीमिया वाले लोगों को, और लाइफस्टाइल जो ख़राब रखते हैं उन लोगों में ये होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो इन सभी से बचें। फिर डायग्नोस की बात करें कि कैसा पता करेंगे इसे बीमारी को, तो ईसीजी करवाएंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करवाएंगे, इकोकार्डियोग्राफी करवाएंगे, चेस्ट एक्सरे करवाएंगे, सीटी स्कैन करवाएंगे ना एमआरआई करवा सकते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो जुगुलर वीनस प्रेशर देखेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम देखेंगे, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम देखेंगे, कार्डिक इस्चीमिया देखेंगे, प्री एब्डोमिन देखेंगे, और इसके अदर फिजिकल एग्ज़ाम हम करवाना चाहते हैं तो डायबिटीज़ और सीओपीडी भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ज़रूर बनता है आपका। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मैं ऐसी वीडियो लेके आता रहूँगा। थैंक यू सो मच।